हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हिंदी की सीरीज़ जो है अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी ए। तो आज हम एक और यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और ये यूनिट सेकंड है जिसमें चैप्टर नंबर 3 है, हीली बोन की बत्तखें, जिसको अजय जी ने लिखा है। तो आपको भी पता है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ उनकी बारे में लेखक का परिचय ज़रूर एक बार पढ़ लें। तो ये है हमारे लेखक जी का परिचय, एक बार आप इसे रीड कर लेना, ठीक है। क्योंकि वही वाली बात है, कहाँ रहते थे, कहाँ जन्म हुआ, फिर इनकी क्या क्या गाथाएं थी, वो यहाँ पर है। उन्होंने इतनी सारी गाथाएं लिखी जो कि ये आपका शो है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि इसका जीवन परिचय आए तो देन आप इसका जवाब आराम से दे सकते हो। हिंदी है, एक बार पढ़ के आप, अब एक बार इसे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा, इतना भी बुरा नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो एक बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ हिंदी वर्ड आपको थोड़े परेशान करेंगे, बट कोई नहीं, गूगल बाबा जिंदाबाद है, वहाँ से आप उसे स्कैन करके देख सकते हो। तो आते हम कहानी पे, अपनी कहानी के सार पे आते हैं कि एक्चुअली कहानी है क्या। हिली बोन की बत्तख की कहानी अजय के जयदोल संग्रह में से प्रकाशित हुई है। तब इसमें 11 कहानियाँ थी, परंतु 1957 में इसके पूर्णतः प्रकाशन में विप विप्त का संग्रहण की एक कहानी रोज को ग्रेगिन नाम से रख दिया गया। इस प्रकार जयदोल संग्रह में कुछ 12 कहानियाँ, पठार का धीरज, व दूसरे नीली हंसी और नागा पर्वत की एक घटना और मेजर चौधरी की वापसी, सांप, बसंत, हीली बोन की बत्तखें, कवि प्रिय और ग्रेगिगिन, आदमी की डायरी और जयदोल है। यहाँ हीली की बत्तखे की कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। तो देखते हैं, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। मैंने आपको कुछ चीज़ें इनकी बता दी कि इनकी क्या क्या चीज़ें थी, बाकी आप इनका जीवन परिचय आप ऊपर पढ़ सकते हैं। एक सुबह हीली बोन अपने घर में झाड़ू लगाकर खड़ी हुई तो अचानक उसकी आंखें गीली और लाल मिट्टी वाले कोई जमे फर्श पर गई। उसके बुझे हुए चेहरे पर अचानक कठोरता आ गई और उसके मुख से एक धीमी सी चीख निकली। इसके साथ ही वह तेजी से अपनी बत्तखों के बाड़े में पहुंची और हीली के घर के पीछे से गुजरने वाले व्यक्ति ने हीली की वह धीमी चीख सुनी और वह हीली के पास आ गया। उसने हीली को खूब लाई, जिसका मतलब है राम राम, यानी अभिवादन किया। मतलब वही है कि हम किसी को जब नमस्ते वगैरह करते हैं तो ओबियसली राम राम, राम राम जी, राम राम, इस तरीके से वो आपस के पड़ोस वाले जब भी मिल रहे थे तो इस तरीके से कर। तो हीली के लिए वह व्यक्ति अपरिचित था, क्योंकि ओबियसली हीली जानती नहीं थी वो कौन है। उस आगंतुक व्यक्ति ने हीली की मदद करने की मंशा जाहिर की और हीली ने भी कहा, अच्छा आइए देखिए। आगंतुक ने अपनी हीली की बत्तखों के बाड़े में देखा, जिसमें 8-10 बत्तखें थी और फर्श पर लहू और पंख बिखरे हुए थे। आगंतुक ने स्थिति का जायज़ा लेकर इसका जिम्मेदार लोमड़ी को ठहराया। इस पर हीली ने बताया कि उसके बाड़े में पहले ही कभी नहीं हुआ, परंतु अब दूसरे तीसरे दिन उसकी एक बत्तखें मारी जाती हैं। आगंतुक ने हीली की बातें सुनकर अपने विषय में बताया कि वह एक फ़ौजी है, यहाँ छुट्टी बिताने आया है और शिकार का शौकीन है। यदि हीली अनुमति दे तो वह यहाँ डाकू की घात में बैठे, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल सा एक है कि भाई ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप मेरे को अनुमति दो तो मैं उस शिकार को ढूंढूं जिसने आपकी बत्तखों को मारा है, ठीक है। ओके, हीली अपनी सहमति उस शिकारी को दे देती है और बातचीत के दौरान आगंतुक हीली के मकान को बहुत साफ और सुंदर बताता है। इस पर हीली का जवाब होता है, हाँ, कोई कचरा फैलाने वाला जो नहीं है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। इस पर आगंतुक बात बदलता है और रात को अपने
आने की बात पक्की करता है। इसके बाद आगंतुक कैप्टन दयाल विदा लेते हैं। अच्छा, कैप्टन दयाल विदा लेते हैं और रास्ते चला जाता है, यानी वो अपने रास्ते जहाँ वो जा रहे थे उस साइड चला जाता है। ओके, तो हीली बोन शाम के समय पर्वतीय सौंदर्य को देखकर उदास हो जाती है। वह अपने विगत जीवन के विषय में स्मरण करती है कि वह मांडलिक राज्य के दीवान की पुत्र थी। वह अपने पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी थी और अपनी दोनों छोटी बहनों से सुंदर भी थी। वह जिस जाति से थी उसमें स्त्री की प्रधानता थी और स्त्री अनुशासन में चलती नहीं बल्कि अनुशासन को चलाती है। ठीक है, ओके। जहाँ अनुशासन से चलती नहीं, अनुशासन से चलाती है, तो ये कहानी इसमें की। वह भी अपने समाज में होने वाले सांस्कृतिक उत्सव जैसे नागोत्सव की अधिष्ठात्री थी और खासी जाति के इस उत्सव में वह प्रमुख भूमिका निभाती थी। नृत्य मंडली का नेतृत्व हीली ही करती थी और हीली अपने अतीत पर चिंतन करते हुए स्मरण करती है कि जब वह आयु के 34वें वर्ष में थी तब उसकी दोनों बहनें विवाह करके अपने अपने परिवार की ओर हो गई। पिता भी इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए और तब स्त्री सत्ता के नियमानुसार पिता की सारी संपत्ति सबसे छोटी बेटी को मिल गई। हीली के पास एक बंगलेनुमा एक छोटा सा घर और बगीचा है। हीली अपने इस घर में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में अकेली रहती है। लोग कहते थे कि हीली सुंदर है पर स्त्री नहीं। वह बॉबी क्या जिसमें सांप नहीं बसता। ओके, हीली अपने विषय में और अधिक नहीं सोचना चाहती और अपने भी प्रेम पाया था। सॉरी, कहाँ मैं लाइन भूल गया यार। ये लाइन कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना ऊपर नीचे हो जाते। हीली अपने विषय में और अधिक नहीं सोचना चाहती, उसने भी प्रेम पाया था और भावी जीवन के सपने देखे थे, परंतु अब वह अकेले ही रहती है और खासिया प्रदेश में अब वह अकेले ही सुंदर बत्तखों के लिए जानी जाती है। वह लोमड़ी के उपाय के विषय में सोचती है। वह सोचती है कि कैप्टन दयाल जरूर उस लोमड़ी को मार देगा। जब हीली इन्हीं विचारों में डूबी हुई होती है तभी कैप्टन दयाल के आने से हीली का विचार मग्नता की स्थिति में भंग हुई, यानी उसका अपने जीवन में विगत यादों से ध्यान हटा और हीली ने कैप्टन दयाल से खाना खाने के बारे में पूछा और बताया कि उसके आराम के लिए एक कमरा तैयार है। कैप्टन दयाल ने हीली को धन्यवाद करते हुए मौका यानी आसपास की जगह को देखने की इच्छा जाहिर की। रात के 2-2:30 बजे बंदूक चलाने की आवाज़ से हीली की नींद खुली, परंतु वह उठी नहीं। उसने सोचा कि लोमड़ी जरूर मर गई होगी। यह सोचकर वह सो गई। वह सुबह जल्दी नींद से उठी तो देखा कि कैप्टन दयाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। कैप्टन ने हीली को बताया कि शिकार घायल हो गया है परंतु वह कहीं और निकल गया है। मैं शिकार को खोजने जा रहा हूँ। हीली भी कैप्टन दयाल के साथ चल पड़ी। वैसे शिकार के रक्त के चिन्हों का पीछा करते करते काफ़ी आगे निकल गए। उन्हें आगे जरेद की झाड़ी के पीछे एक झरना दिखा। उस झरने को हीली ने अब से पहले कभी नहीं देखा था। रक्त के चिन्ह आगे झाड़ियों के झुरमुट तक आकर दिखने बंद हो गए। जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं वहाँ उसके बाद उसके निशान जो है ख़त्म हो गया। अभी ये भी नहीं पता वो निशान किसके थे। सब लोमड़ी कह रहे हैं तो बट देखते हैं लोमड़ी है या क्या है। कैप्टन दयाल और हीली झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें खून के चिन्ह फिर दिखाई देने लगे और हीली ने हवा की गंध लेकर कैप्टन दयाल से कहा, यह तो जानवर की गंध है। उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो उससे उस अंधकार में एक साथ कई जोड़े आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। हीली ने नर लोमड़ी को मृत देखा। हाँ, चलिए फाइनल हो गया कि वो लोमड़ी ही थी, जिस पर मादा लोमड़ी झुकी हुई थी और 3 छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे कुनमुना रहे थे। वो जो ना कि उनकी आवाज़ जैसे करते हैं उस तरीके से लोमड़ी के बच्चे लोमड़ी के थनों को खोज रहे थे। उस मादा लोमड़ी और उसके बच्चों को पता नहीं चला कि शत्रु यानी देख रहे हैं।
कैप्टन दयाल लोमड़ी को भी दोषी मानते हुए उसे भी गोली मारकर उसके बच्चों को पालने की बात कहता है। इस बात के प्रयुक्त में कोई उत्तर ना पाकर पीछे देखता है तो वहाँ से हीली जा चुकी है। कैप्टन दयाल हीली के इस व्यवहार से थोड़ा खिन्न होता है। लोमड़ी के परिवार को देखता है थोड़ी देर तक और फिर जिस रास्ते वह दोनों आए थे उसी से वापस आने लगा। हीली के उन्माद में अपने घर दौड़ती हुई आई और सीधी बत्तखों के बाड़े में गई। जैसे ही वहाँ दौड़ कर आई उसे पहले तो उसकी आंखें चारों पर ओर फैल गई, फिर धीरे धीरे हीली के पास आई और वह एक शून्य दृष्टि से बत्तखों को देखती रही। जैसे कि एक बत्तख हीली के हाथ में ठेलने लगी और उसके कसकर बत्तख की गर्दन पकड़ी, उसे काट डाला। हीली ने एक एक कर अपनी सभी 11 बत्तखों के गले काट दिए। फिर हीली संभलते हुए वही खंबे के सहारे बैठ गई। कैप्टन दयाल ने अचल मूर्ति की भांति हीली को बैठे देख उस पास रक्त रंजित पड़ी डालो यानी हथियार को कैप्टन दयाल ने हीली से बात करनी चाहिए, परंतु हीली तीखेपन से कैप्टन को कहती है दूर रहो हथियारे। कैप्टन दयाल हीली के इस अप्रत्याशित व्यवहार से आवुक रह गया और उसे हीली एक पर्वत के सौंदर्य के समान लगी। पर्वत जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है परंतु वह जड़ एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। तो ये कुछ कहानी थी जो इस चैप्टर से थी, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ तो आई गई होगी। तो अगर मैं इसके क्वेश्चन अगर आपको निकाल के दूँ, क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आप नीचे देख सकते हो, होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं चेक कर लेता हूँ। हीली बोन की बत्तख की कहानी का सार लिखिए, या इसमें ये कह सकता है कहानी के तत्वों के आधार पर हीली बोन की बत्तख की कहानी की समीक्षा कीजिए। तो ये कुछ पॉइंट है, अगर आपको कहानी समझ में आती है तो आप इस हिसाब से इसका जवाब दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको कहानी सुनाई है, कहीं ना कहीं उसका आपको मतलब, तो ये है आपका यूनिट 2 का पहला चैप्टर। थर्ड चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको अभी समझा दिया है। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है नमक का दारोगा, जिसे लिखा है फेमस मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो अगर हम इनका जीवन परिचय पढ़ें, और ये जीवन परिचय ज़रूर आएगा, एक बार आप जीवन परिचय भी देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेमचंद असली नाम धनपत राय का नाम कथा साहित्य में महत्वपूर्ण है। वर्ग एवं जाति विषमता के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष की पृष्ठभूमि में सामाजिक विकास की सांस्कृतिक आर्थिक प्रक्रिया को उन्होंने व्यापकता से विश्लेषिता किया है। ठीक है, इनका जन्म 1880 में बनारस के नज़दीक लहमी गांव में हुआ। मृत्यु 1936 में बनारस में हुई और खेती का मुख्य व्यवसाय था इनका। जीवन स्तर निम्न मध्य वर्गीय थे, ठीक है, मिडिल क्लास थे। 8 वर्ष की अवस्था में माता और 16 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू से हुआ और 1903 में धनपत राय नाम से पहला उपन्यास असरारे महाविद उर्दू में लिखा। तो ये कुछ कहानियाँ हैं, आप एक बार इसे पढ़ लेना है। ठीक है, माते अपने मेन मुद्दे पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि मुंशी प्रेमचंद जी के कौन कौन से उपन्यास वगैरह थी। ये है कथा का सार, क्योंकि ईमानदार दरोगा कहीं ना कहीं यहीं से ही है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में
जो नमक है उस पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया और एक नया विभाग बना नमक का। फलस्वरूप निषेध होने के कारण लोग नमक का अवैध व्यापार करने लगे, जिसमें आय बहुत अधिक थी और ऊपरी आमदनी से भरपूर होने के कारण अन्य विभागों के ऊंचे पदों को छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग के दरोगा की नौकरी करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में तभी जो है आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी ने जो नमक के कह रहे थे कि वो प्रोड्यूस करेंगे, तो उसी से रिलेटेड देखा जाए तो ये किया इसलिए गया था क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है नमक पर प्रतिबंध लगा रही थी, ठीक है। और उन्होंने एक अपना एक अलग ही विभाग बना दिया नमक से रिलेटेड, जिसमें हर कोई ये सोच रहा था यार इसमें बहुत पैसा है, क्योंकि इसमें अवैध, जिसमें कह सकते हैं ना, तरीके से व्यापार कर रहे थे, ठीक है ना, चोरी चोरी चुपके चुपके सारा सामान वो अलग ही बेच रहे थे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी लोग कि जिनकी बड़ी बड़ी पोस्टें थी वो अपनी पोस्ट को छोड़ के उसी विभाग में आना चाहते थे, क्योंकि इसमें अवैध व्यापार करने से पैसा भी ज़्यादा आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, लालच कह सकते हैं कहीं ना कहीं। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचा था, ठीक है। ऐसी स्थिति में मुंशी वशिंधर रोजगार की खोज में निकले। उसके पिता व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनकी पुष्टि में वह नौकरी अधिक महत्वपूर्ण थी जिसमें ऊपरी आमदनी हो, क्योंकि वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसे वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, क्या बात है। ऊपरी आमदनी ईश्वर ही देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। इसीलिए उन्होंने पुत्र को शिक्षा दी, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान नहीं देना, ये तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर ही रहनी चाहिए। अरे बाप रे, ये तो बड़े खतरनाक लोग थे। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि पिता से उपदेश और आशीर्वाद लेकर वंशीधर चले गए और भाग्य प्रबल था। अब आते नमक के विभाग की गुंजाइश में दरोगा का पद मिल गया। लो जी, बहुत उपदेश मिले, उसके बाद इनको जो है पद मिल गया। पद मिल गया। इस पद में वेतन भी अच्छा और ऊपर की कमाई भी बहुत थी। पिता को जब ये समाचार मिला तो वह अति प्रसन्न हुए, लेकिन वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार आदमी था। उसके लिए धैर्य अपना मित्र और बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन अपना सहायक था। बट क्या करें भाई, उन्होंने थोड़े ही समय में अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को प्रसन्न कर दिया और अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। कोई 6 महीने ही नौकरी करते बीते होंगे कि एक रात नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। किसी गोलमाल का भ्रम हुआ। वर्दी पहनकर तमंचा लेकर पुल पर गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखाई दी। खोज करने पे पता चला कि गाड़ियों के मालिक इस इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपीदीन थे और उन गाड़ियों में नमक के बोरे थे। दरोगा जी ने पंडित अलोपीदीन को घाट पर बुलाया। पंडित जी लक्ष्मी जी को विस्तृत संसार का सूत्रधार समझते थे। ओके, उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने। अरे लक्ष्मी मतलब धन भैया, पैसा। अतः वह निश्चिंतता के साथ घाट पर आए और रिश्वत देकर दरोगा जी को अपने अनुकूल करना चाहा। लेकिन दरोगा जी उन नमक हरामों में नहीं थे जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते। अतः उन्होंने पंडित जी को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। पंडित जी अलोपीदीन, जो धन की सार्वभौमिक सत्ता को ही सब कुछ मानकर जीवन के निर्णय कर लेते हैं, आहत हो गए। किंतु अभी भी उनमें धन संख्या की शक्ति का भरोसा था और रिश्वत की मात्रा बढ़ा दी। धन और धर्म में संघर्ष होने लगा, जिसमें कर्म अलौकिक वीरता के साथ अविचलित रहा और धन पराजित हो गया। भाई जब बंदा ईमानदार होता है और कह सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं धन को भी झुकना पड़ ही जाता है।
प्रातःकाल सारे शहर में पंडित जी की गिरफ्तारी की चर्चा थी। पंडित जी अभियुक्त होकर हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की ओर चले तो सर्वत्र हलचल हो गई। किंतु अदालत के अधिकारी, उनके भक्त, अगले उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली और चपरासी चौकीदारों तो उनके गुलाम थे। न्याय के क्षेत्र में धर्म और धन का युद्ध छिड़ गया और अब की बार धर्म पराजित हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित अलोपीदार के विरुद्ध दिए गए प्रमाण विरबल और अभ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। अरे बाप रे। कर्तव्यता का दृढ़ मिला नौकरी की मुलतवी के माध्यम से पिता यह समाचार सुनकर धन्य हो गए और उनका क्रोध पुत्र पर अपरिमित था। और घर के चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलेगा। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। एक दिन संध्या के समय पंडित अलोपीदीन अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए मुंशीवन के घर आए और पिता के अपने कुपुत्र की नासमंजी का रोना रोया। अच्छा, किंतु पंडित जी ने वंशीधर की धर्म और पणयाता और कर्तव्यनिष्ठा की बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग और सवारी के लिए घोड़े, रहने का बंगला और नौकर चाकर। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह वंशीधर को सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरावत कठोर दरोगा बनाए रखे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर वहाँ से उनकी नौकरी छूटी तो उसको उसी पंडित ने अपने यहाँ मैनेजर के तौर पे रख लिया और उसको बंगला वगैरह, घोड़े वगैरह दिए गए। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से थी और इसी पे अगर आप चाहो तो इस पे आराम से लिख सकते हो। कहानी आनी चाहिए, कहानी आ जाए तो फिर हम किसी टाइप का क्वेश्चन किस तरीके की समीक्षा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें देख सकते हैं। पहले तो कहीं ना कहीं कि अगर वो अपनी पिता की बात मान जाता तो कहीं ना कहीं वो जिसकी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो इंसान अपनी नज़रों में गिर जाता। लेकिन वो एक निष्ठा और ये कह सकते हैं एक अच्छी विचारधारा रखने वाला ईमानदार इंसान जो वहाँ से तो हार गया लेकिन बाद में उसे वही नौकरी मिली और उससे ज़्यादा मिली। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी बताता है। तो खैर आप इस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। मेरा काम था आपको इसे पढ़ाना और ये मैंने पढ़ दिया है और 23 मिनट की वीडियो बन चुकी है जिसमें आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो खैर आप इतना ही करिए, आपके लिए बेस्ट है। ताकि आप तो मैंने क्या ना पैसेज और आप लेटर वगैरह तो लिख सकते हैं, ऐसे वगैरह लिख सकते हैं और साथ साथ आप ये कहानी भी एक बार पढ़ लेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और करते हैं कुछ नई वीडियो का खुलासा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।